लिसनर्स, हम लेकर आए हैं आपका अपना शो दी हेल्थ टॉक, जिसमें हम हमारी हेल्थ यानी सेहत से जुड़ी जानकारी लेंगे। आज का हमारा विषय है हेपेटाइटिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे तथा इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर मीनाक्षी चौहान, जो आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है तथा आज के टाइम में ये इतना कॉमन क्यों है। देखिए उर्वशी जी, हेपेटाइटिस एक ग्रीक एंशियंट वर्ड से बना है। हेपर मीन्स लिवर और आइटस मीन्स इन्फ्लामेशन मतलब कि सोजिश आ जाना। तो लिवर एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है थ्रू आउट द बॉडी। जब जितना टाइम हम जीते हैं तो लिवर का मेन फंक्शंस रहते हैं बॉडी में, तो उसमें ही अगर सोजिश आ जाएगी और इन्फ्लामेशन रहने लग जाएगी, उस बीमारी का नाम हमने हेपेटाइटिस दिया है। जी डॉक्टर, आप जैसे बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस को लीवर के साथ जोड़ा जाता है, तो ये बीमारी में लीवर की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, लिवर का रोल बॉडी में ये रहता है कि एक तो ब्लड सेल्स बनाता है आरबीसीज, दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है, और सबसे बड़ा फंक्शन है कि जो भी हम खा रहे हैं डाइजेशन के लिए डाइजेस्टेड मटेरियल जो बॉडी में जा रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो और बाकी ये बाइल प्रोड्यूस करता है जो बायोकेमिकल होता है जिसने डाइजेशन करना है। तो बाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से सारा आगे फंक्शन चलते हैं बॉडी के। और दूसरा लिवर का फंक्शन रहता है कि वो डिटॉक्सीफाई करता है सिस्टम को। उसमें से टॉक्सिन्स कुछ भी हमने ले लिए हैं, अल्कोहल ले लिया है, कोई हैवी मेडिसिन खा ली है, तो उसको डिटॉक्सीफाई करता है सिस्टम से। जी डॉक्टर, क्या कोई आम भाषा में भी इसकी जानकारी है हेपेटाइटिस की? देखिए, आम भाषा में हेपेटाइटिस को लेमन की लैंग्वेज में हम इसको पीलिया कह देते हैं। जितने भी आप गांव की तरफ जाओगे या ग्रामीण वासी उसे कहते हैं कि जी बच्चे को पीलिया हो गया है और उसका रंग पीला पड़ गया है, सारा आंखों में पीलापन आ रहा है, ज़बान पीली हो रही है, स्किन में पीलापन आ रहा है, तो इसको एक पीलिया वर्ड कहा गया है। जी, तो इसकी पहचान क्या रहती है डॉक्टर? देखिए, हेपेटाइटिस की पहचान में आ जाता है कि एक तो जैसे जैसे जिस मरीज़ को ये हो रहा होता है उसमें उसको भूख लगना बंद हो जाता है, उसका वेट कम होने लग जाता है, उसको मीठा मीठा पेट में दर्द रहता है और फेस पे स्वेलिंग रहने लग जाती है और पूरे शरीर पे पीलापन, उसका इवन यूरिन बहुत डार्क येलो कलर का हो जाता है और स्टूल भी क्ले कलर के हो जाते हैं, मिट्टी के रंग के होने लग जाते हैं, और उसको मीठा मीठा सा बुखार भी रहता है अंदर अंदर और जी कच्चा रहता है रेगुलर टाइम पे। जी डॉक्टर, ये तो बात हुई हेपेटाइटिस की। अब हम इसके कारण कॉजेज़ के बारे में और जानना चाहेंगे, वो क्या है हेपेटाइटिस में? देखिए, हेपेटाइटिस के कॉज में आ जाता है कि इसके में दो तरह का इसे कहा गया है। एक तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जो इन्फेक्शियस है वो नॉर्मली हमने देखा है कि वो हो जाता है कंटेमिनेटेड फूड और पानी के इंटेक से। अगर हम जिसमें हेपेटाइटिस का वायरस है वैसा खान पान लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली मक्खियों से भी हम कहेंगे कि ट्रांसफ़र होता है कि मक्खियाँ मल मूत्र पे बैठती हैं और उसके बाद वो खान पान की चीज़ों पे बैठती हैं और वही खान पान हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली देखा गया कि जब पीक की गर्मी होती है और रेनी सीज़न होता है उस टाइम पे हेपेटाइटिस बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है लोगों में। उसका कारण ही यही रहता है क्योंकि वो कटा हुआ फल, फ्रूट चाट और बाहर जूस पी लेते हैं या टिक्की समोसे कुछ खा रहे हैं और वही उसी पे मक्खियाँ भी भिन भिना रही हैं ऐसे खान पान पे और लोग उसे खा रहे हैं, और उसके बाद उनको कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होता है एक डेढ़ महीने का। उसके बाद उनको पता चलता है कि उन्हें हेपेटाइटिस हो गया है। जी डॉक्टर, तो बेसिकली देखा जाए हेपेटाइटिस के लिए हमें हाइजीनिकली सब कुछ ध्यान रखना चाहिए, उसके रिलेटेड ही खाना पीना रखना चाहिए अपना। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। डॉक्टर मीनाक्षी, हेपेटाइटिस के बारे में जितना हम जानते हैं उसके मुताबिक इसके कई टाइप्स हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, हेपेटाइटिस के अगर हम मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो हेपेटाइटिस को 7 टाइप्स उसके कहे गए हैं, A, B, C, D, E, F और G भी। जी अभी रिसेंटली 1996 में ही उसके बारे में डिस्कवर किया कि एक जी वायरस भी है। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है और एक हेपेटाइटिस ए, और एक एफ, इसको हमने फैटल कैटेगरी में नहीं माना है और इसका ये सिर्फ हमें इन्फेक्शियस फूड और इन्फेक्शियस वाटर या कुछ भी खान पान से हमारे अंदर जाता है या ओरल और एनल सेक्स के थ्रू ही ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। लेकिन जो बाकी टाइप्स हैं, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये हमारी बॉडी में तभी हो पाते हैं अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे, जिसे कहते हैं कि असंक्रमित असुरक्षित यौन
संबंध होगा, और ब्लड हम इन्फेक्टेड ब्लड हमारी बॉडी में चला गया है, या हम अनप्रोटेक्टेड नीडल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली लोग टैटो वगैरह करवा देते हैं या ऑक्यूप्रेशर पंचर करवाते हैं, तो उसमें जो नीडल्स यूज़ हो जाती हैं, या ड्रग एडिक्ट्स यूज़ करते हैं, तो ऐसा जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारी बॉडी में जाता है ना, तो वो अनप्रोटेक्टेड ब्लड जो हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड ब्लड चला जाता है, उससे ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी हमारी बॉडी में आ जाती है, क्योंकि वो स्क्रीनिंग नहीं हुई होती उस ब्लड की, तो किसी को जो इन्फेक्शन है वो एकदम से हमारी बॉडी में आ जाती है। जी डॉक्टर, तो आज के समय में कितना अवेयर है हमारी सोसाइटी में इसका ट्रीटमेंट? देखिए, अब धीरे धीरे अब सबको पता चलता जा रहा है, तभी आजकल अब इसकी वैक्सीनेशन भी डेवलप हो गई है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, जब पहले भी सिर्फ BCG की, डिप्थीरिया की वैक्सीनेशन और पोलियो की वैक्सीनेशन थी, अब हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन भी फर्स्ट ईयर में ही पूरी लग जाती है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर, स्पेशली हेपेटाइटिस B की प्रॉब्लम ज़्यादा सुनने में आती है, तो ये क्या है और इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? देखिए, हेपेटाइटिस B को अगर हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको हमने सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड से, ब्लड से, सीमेन से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो इसका जो वायरस होता है, ये हेपेटाइटिस B HBV वायरस इसको कहा गया है। तो इसके बॉडी में आने से लिवर फंक्शन एकदम से गड़बड़ हो जाता है, और लिवर में स्वेलिंग, लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, लिवर में एकदम से सोजिश रहने लग जाती है, और उसका सारा फंक्शन, उसके एंजाइम एक्सक्रीशंस जब गड़बड़ हो जाते हैं और धीरे धीरे लिवर एकदम बीमार पड़ जाता है, तो वो धीरे धीरे लिवर फेलियर या लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है उसका कंडीशन। इसीलिए इसको बहुत फैटल कहा गया है कि अगर इसका इलाज टाइम से नहीं किया गया तो मरीज़ मर जाता है। जी जी डॉक्टर, आज के टाइम में भी यही पोजीशन है या कुछ चेंज आया है पहले से? मैं वही आपको कहना चाहूँगी कि अब हेपेटाइटिस B का जो वैक्सीन डेवलप हो गया उसकी वजह से, वो इंटरफेरॉन्स के यूज़ से हम इससे अपना बचाव पहले से ही ले सकते हैं। जी, तो हमें वैक्सीनेशन पहले से करवानी चाहिए या उसी टाइम पे वैक्सीनेशन हो सकती है? नहीं, उसका बेटर तो ये है कि हम अगर पहले ही वैक्सीनेशन करा लें तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो फिर इलाज तो डेफिनेटली टाइम पूरा लेता है, और उसमें जो भी मेडिसिन्स की यूजेज होती है वो भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस देती है, क्योंकि और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस में जैसे एसाइटिस हो जाता है, पेट एकदम फूल जाता है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहने लग जाती है, तो उनको हमने नॉर्मलाइज करने में भी हमें कुछ महीने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर, इसकी जानकारी हम कहाँ से ले सकते हैं वैक्सीनेशन लगवाने की? वैक्सीनेशन की जानकारी आपको अपने जो नियर बाय आपके हेल्थ सेंटर्स हैं या डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ इजीली आपको अवेलेबल है, और आप वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपको फ्री इसकी जांच भी करते हैं, और इसके बारे में भी आपको डिटेलिंग दे देते हैं कि ये कैसे कैसे आपकी बॉडी में एंटर करता है ये वायरस। जी डॉक्टर, जैसे कि हर प्रॉब्लम के अपने कुछ मिथ रहते हैं हमारे समाज में, जो एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों से बनते हैं, उनके बारे में बताएं, और ये प्रॉब्लम हेपेटाइटिस की कैसे फैलती है उसके बारे में भी। देखिए, हेपेटाइटिस के जो मिथ बन गए हैं, वो नॉर्मली लोग कहते हैं कि हम अगर हेपेटाइटिस के पेशेंट को गले लग जाएंगे, या उन्हें हग कर लेंगे, या उनके पास बैठ जाएंगे, या उनसे शेक हैंड कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हेपेटाइटिस A है, E है, वो तो सिर्फ उसी से ट्रांसफ़र होता है जब हम कंटेमिनेटेड फूड, इन्फेक्टेड जो वायरस से इन्फेक्टेड फूड है और मल मूत्र, उससे ट्रांसफ़र होता है हमारी बॉडी में। बाकी जो दूसरे वायरस हैं, B हो गया, C हो गया, ये वायरल इन्फेक्शन इस तरह की कि जब तक हमारा इन्फेक्टेड ब्लड या कोई परफोरेशन इन स्किन नहीं होगा, जैसे कि कहते हैं हम नीडल वगैरह यूज़ नहीं हुआ, या इन्फेक्टेड ब्लड हमारे में ट्रांसमिट नहीं हुआ, या हमने किसी से असुरक्षित यौन संबंध नहीं किया, तब तक ये हमारी बॉडी में एंटर नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर, ये तो हुई उसकी पहचान की बात। डॉक्टर, क्या हेपेटाइटिस की कोई वैक्सीनेशन है जो अवेलेबल है इजीली मार्केट में और एक आम इंसान उसे ले सकता है? हाँ जी, हेपेटाइटिस की ऐसे बहुत सारी, मैंने आपको बताया कि उसको इंटरफेरॉन यूज़ होता है, और इसी की तरह के वैक्सीन हिब्रिक्स यूज़ की जाती है, उससे हम हेपेटाइटिस B से इजीली प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जी डॉक्टर, अब तक हमने बात की हेपेटाइटिस की और हेपेटाइटिस B की, अब हम इसी का एक रूप है हेपेटाइटिस C, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे, उसके सिम्टम्स के बारे में। देखिए, हेपेटाइटिस C में क्या होता है, इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस कहा गया, और इसे साइलेंट किलर भी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेशेंट को खुद भी पता नहीं होता कि ये मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, क्योंकि उसको कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा होता, और बहुत सालों तक वो एक साइलेंटली उसकी बॉडी में चल रहा होता है। बस उसे हल्के फुल्के सिम्टम लग रहे होते हैं कि मुझे अब भूख नहीं लग रही है, या मेरा वेट रुका हुआ है, मेरा वेट बढ़ नहीं रहा, या कभी एकदम से कम हो जाता है,
और कभी उसे एकदम से लूज़ मोशंस लगते हैं, लेकिन उसे कभी ये नहीं जज कर पा रहा होता कि मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो धीरे धीरे वो कभी एक स्टेज में जब बहुत बीमार रहने लग जाता है तब वो अपना टेस्ट कराता है, तो उसमें पता चलता है कि हेपेटाइटिस सी जैसा प्रॉब्लम से वो ग्रसित हो गया है। तो इसका इलाज हम आयुर्वेदिक की कुछ जड़ी बूटियों से इजीली कर पाते हैं। जी डॉक्टर मीनाक्षी, जैसे कि हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, इससे एज में भी कोई फैक्टर है कि इस एज के या इतना लंबा समय तक इस प्रॉब्लम से अगर कोई ग्रस्त है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक किसी में भी हो सकता है। क्योंकि मैंने जिस तरह के आपको इसके ट्रांसफ़र के मोड बताए हैं, तो ये हम पूरी सोसाइटी के लिए कॉमन है कि ये है कि हाँ, यंग एज में हम इससे जल्दी रिकवरी पा सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम उतना ही एक्टिव होता है, और जितनी ही हमारी एज बढ़ती जाएगी हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम को कंट्रोल में लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जी डॉक्टर मीनाक्षी, आप मोड ऑफ ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस में, इसमें डिटेल पर हमें जानकारी दें। देखिए, मोड ऑफ ट्रांसफ़र मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि जो हमारी बॉडी में ये कुछ जो 4-5 कारण है जिसकी वजह से ये ट्रांसफ़र होता है। एक तो कि जो हेपेटाइटिस सी है और बी है, इसका ट्रांसफ़र मोड ये रहता है कि ये जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस ब्लड चला जाता है, किसी भी कारण से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हमारे में बिना स्क्रीन किए हुए हमारे बॉडी में गलत ब्लड चढ़ा दिया है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे मैंने आपको कहा है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है कहीं, या फिर एक्स्ट्रा पार्टनर्स हैं और हमें पता नहीं है उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा कि अगर हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरह की और वो इन्फेक्टेड हमने नीडल्स यूज़ कर ली हैं, और तीसरा कि जैसे हम आजकल बहुत शौक़ हो गया लोगों को अपनी बॉडी पे कुछ ना कुछ लिखवाने का, कुछ डिज़ाइन बनवाने का, वो टैटूज़ चले हुए हैं, तो वो इन्फेक्टेड नीडल्स अगर हम यूज़ करवा लेते हैं अपनी बॉडी पे तो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम एकदम से अपनी बॉडी में हेपेटाइटिस बी के या सी के वायरस एकदम से इंजेक्ट कर रहे हैं। और जो हेपेटाइटिस डी है वो मैं कहना चाहूँगी कि वो तब तक हमारी बॉडी में नहीं होता जब तक कि हमारी बॉडी को हेपेटाइटिस बी ना अटैक करे। पहले हेपेटाइटिस बी हमारी बॉडी में, जिस भी पेशेंट की बॉडी में हेपेटाइटिस बी होगा वो ही प्रोन होता है, उसको हेपेटाइटिस डी अटैक करता है, अदरवाइज हेपेटाइटिस डी एज सच नहीं अटैक करता है। इसलिए अगर हम सिर्फ हेपेटाइटिस बी का ही वैक्सीनेशन या सी का करा के रखें तो हमें डी ई एफ ऐसी वाले वायरस हमारी बॉडी को छू भी नहीं पाएंगे। जी डॉक्टर, आयुर्वेद में हेपेटाइटिस का क्या ट्रीटमेंट है या कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो स्पेशली हेपेटाइटिस में क्योर करती हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, आयुर्वेदिक के थ्रू हम हेपेटाइटिस को बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में वैक्सीनेशंस बिल्कुल भी नहीं थी, और उस टाइम भी हम पीलिया जैसे रोग से इजीली पेशेंट को बाहर निकाल पाते थे। वो इसका कारण ये है कि एक हमारे को भगवान धन्वंतरी ने ऐसी धरोहर दी है, बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास ही वातावरण में लगी हुई हैं, सिर्फ हमें उन्हें पहचानना है और उनका सही प्रयोग करना है। जैसे कि आंवला आजकल हर सेक्टर में, हर आसपास के एरिया में लगा हुआ है। आंवले का यूज़ करिए रेगुलर बेस में, पर्टिकुलरली रेनी सीजन में, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और किसी भी तरह का खांसी जुकाम भी नहीं होता, तो हेपेटाइटिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लिवर फंक्शन उससे, क्योंकि नॉर्मली हम जो गर्मियाँ होती हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं मैंगोज़ का और मैंगो की चटनी का, गर्म चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो लिवर में बहुत ज़्यादा हीट एक्यूमुलेट हो जाती है, उसका भी वो भी एक कारण है कि हमारे जब लिवर बीमार पड़ने लग जाता है, एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो वायरल इन्फेक्शंस जल्दी रहने लग जाती हैं, और एलोपैथिक में हम उसको वायरल कह देते हैं, और इसमें हम सिर्फ इसको पित्त दोष में काउंट करते हैं। और पित्त को कंट्रोल करने के लिए अगर हम शीतल औषधियों का यूज़ करेंगे, जैसे कि चंदन हो गया, आंवला हो गया, भूई आंवला हो गया, और कुटकी हो गया। कुटकी को सबसे बेस्ट हर्ब कहा गया है, क्योंकि कुटकी के बारे में कहा गया है कि कुटकी पित्त विरेचना नाम, कुटकी की वजह से सारा पित्त शरीर का, बॉडी की हीट खत्म हो जाती है, तो वो सिस्टम को डिटॉक्सीफाई कर देता है। जितने अच्छे से हमें मल मूत्र का त्याग होगा तो हमारा सिस्टम में से गर्मी निकल जाएगी और पीलापन ख़त्म हो जाएगा और लिवर फंक्शन एकदम से रिवाइव हो जाएगा। इसी तरह एक हर्ब होती है मंजिष्ठा और पुनर्नवा का मीनिंग ही ये है कि वो पुनर्जन्म कर देती है, पूरा लिवर का ही पुनर्जन्म हो जाता है। लिवर और ऐसा ऑर्गन है जो एक बार डैमेज होकर सबसे पहले रिकवर होता है जब हम पुनर्नवा का सेवन करते हैं। और इसी तरह की एक जड़ी बूटी है मंजिष्ठा, इसके सेवन से भी हम इजीली इससे लिवर सिरोसिस या लिवर डैमेज से हम इजीली निजात पा सकते हैं। और बाकी हर्ब्स में जो मेन एक अच्छा कॉम्बिनेशन आता है आयुर्वेदिक में जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, और मैं तो चाहूँगी कि हर घर में हो वो ऐसा चूर्ण, उसका नाम है यकृत प्लिहांतक चूर्ण। यकृत का मतलब होता है
लिवर, और प्लीहा का मतलब होता है स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन ऐसी ऑर्गन्स हैं जिनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ब्लड फ्लो को मेंटेन करती हैं। तो उसका लिवर और प्लीहा का जो भी स्वेलिंग आ रहा होता है उसको अंत करने का चूर्ण है, उसका नाम है यकृत प्लीहांतक चूर्ण। और ऐसे ही लिवर डिटॉक्स कैप्सूल्स आते हैं, इनके सेवन से हम इजीली लिवर का डैमेज या लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर, ये तो सारी बात हुई इसकी ट्रीटमेंट्स की। क्या कोई घरेलू उपचार भी हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए आयुर्वेद में? देखिए, घरेलू उपचार में सबसे पहले आ जाता है कि अगर हम रेगुलर बेस पे कुछ नींबू पानी का सेवन या ऑरेंज जूस, अनार का जूस, बिल का शरबत, और रेगुलर बेस में अगर हम गन्ने का रस पियेंगे, वो अंदर की गर्मी को शांत करता रहता है और हाजमा बिल्कुल सही रखता है। तो इस चीज़ का सेवन करने से हमारा लिवर फंक्शन बिल्कुल ठीक रहता है। बाकी टाइमली अगर हम पुदीने की चटनी, धनिए की चटनी ये यूज़ करें तो इससे लिवर के एंजाइम्स प्रॉपर मात्रा में बनते हैं, जिससे कि वो डाइजेशन अच्छा रहता है और लिवर में कोई फैट एक्यूमुलेशन नहीं होता या एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड्स नहीं जमते, तो फैटी लिवर भी नहीं होगा, तो लिवर किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं होगा। बिल्कुल। डॉक्टर, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना चाहेंगे कि कितना सक्सेसफुल है आयुर्वेदिक मेडिसिन हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट? देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फैटल है ही नहीं, तो इसको तो हम इजीली विद इन 2 वीक्स में विद आयुर्वेदिक मेडिसिन इजीली रिकवर। हमने देखा है कि पेशेंट पहले उनके जितने भी एंजाइम एक्सक्रीशन है, SGOT, PT एकदम से गड़बड़ आ रहे होते हैं, वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं विद इन 2 वीक्स। अगर हम 15 दिन के कोर्स के बाद ही उन्हें दोबारा से उनका टेस्ट कराते हैं तो वो वैल्यूज़ नॉर्मल की तरफ चली जाती हैं। बाकी हेपेटाइटिस बी और सी में मैं कहना चाहूँगी कि उसकी वैक्सीन तो डेफिनेटली ज़रूरी है। अगर वो नहीं भी हुआ है तो उसको नेगेटिव लाने में कुछ समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन पेशेंट की क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, उसका लिवर फंक्शन इंप्रूव होने लग जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, और वो एक अच्छी लाइफ थ्रू आउट जी पाता है अगर वो अपना हेल्थ डाइट चार्ट अच्छे से फॉलो करे और यकृत प्लीहांतक जैसे चूर्ण का रेगुलर में यूज़ करता रहे। डॉक्टर मीनाक्षी, अल्कोहल हेपेटाइटिस ये क्या है और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर रहता है, उसके बारे में बताएं। देखिए, अभी मैंने आपको पहले हेपेटाइटिस के 7 टाइप्स बताए हैं। जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है ये इन सबसे भिन्न है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये उन्हीं लोगों में पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा बियर का, विस्की का, रम ऐसी चीज़ों का बहुत अधिक सेवन कर रहे हैं। इसकी वजह से उनका लिवर उसको अब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम एक लिमिट तक की बॉडी को तेज़ाब की मात्रा दे सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एसिडिक मटेरियल बॉडी पे डेली बेस पे बहुत सारे ड्रिंक्स ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारा लिवर बीमार पड़ता जाता है और वो उसका लिवर में एनलार्जमेंट हो जाती है, लिवर में लिवर सिरोसिस भी जिसे हम कहते हैं कि लिवर एकदम डैमेज होने लग जाता है और धीरे धीरे लिवर कैंसर में भी वो चेंज हो जाता है। तो इसका कारण ये होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रेगुलर मात्रा में मद्यपान कर रहे हैं वो इससे ग्रसित होते हैं। उसमें वायरस का कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ उनका सारा सिस्टम बिगड़ जाता है और इससे उनको बचाने का मेथड ही सिर्फ ये है कि उनको उनके डाइटरी चेंजेस लाएं। जितनी क्वांटिटी में उन्होंने अल्कोहल पिया है उतनी क्वांटिटी में उन्हें गन्ने का जूस पिलाया जाए, उसी क्वांटिटी में उन्हें नारियल पानी पिलाया जाए, अनार का रस पिलाया जाए, तो वो उससे हमारा सिस्टम जो जितना एसिडिक हो गया उसको एल्कलाइन देंगे, हमारा लिवर फंक्शन इम्प्रूव होगा और हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, ऐसी ही एक प्रॉब्लम है ऑटो इम्यून की हेपेटाइटिस में, उसके बारे में बताएं, ये क्या है? देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, उसी तरह ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी एक बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा अच्छे सेल्स हैं उसको भी हमारा सिस्टम रिपल्शन देने लग जाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेता है। तो वो हमारी खुद की बॉडी इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से जो हमारी खुद की बॉडी है वो ही लिवर के प्रति ही एंटीबॉडीज़ बनाकर और लिवर के सेल्स पे ही आक्रमण कर देती है और लिवर एकदम से इन्फ्लामेशन लिवर में हो जाता है, लिवर में स्वेलिंग आ जाती है और लिवर डैमेज हो जाता है। इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जिन लोगों की खुद की क्षमता उनकी बॉडी में पहले से वीकनेस आ रही है, कभी वो टाइफाइड से ग्रसित हैं तो कभी उन्हें क्रॉनिक बुखार रह रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसकी वजह से वो कई तरह के एंटीबायोटिक्स और बहुत तरह की दवाइयाँ यूज़ करने की वजह से उनकी बॉडी वीक पड़ती जा रही है। तो उस ऐसी वीक सिचुएशन में हमारी बॉडी पे कुछ भी अटैक कर सकता है, तो हमारी खुद की बॉडी ही अपने पॉजिटिव सेल्स को अटैक कर देती है, तो उसकी वजह से लिवर एकदम से बीमार हो जाता है। उसको हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कह देते हैं। उसमें भी ये हम इसको क्योर कर सकते हैं आयुर्वेदिक की जो मैंने आपको बेसिक सी जड़ी बूटियाँ, आंवला, भुई आंवला, दारू हल्दी,
एलोवेरा, गिलोय, इसके सेवन से हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर इसकी कितनी मात्रा और किस वे में इसको लेना चाहिए, उसके बारे में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है या खुद से घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इनका कोई भी, जो इतनी भी मैंने आपको जड़ी बूटियाँ बताई हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इससे हम जो सिंपल सी मात्रा होती है, जिससे हम किसी भी चीज़ का रस निकालेंगे, तो उसका 1 चम्मच दिन में 3 बार पिया जाए तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है। वो रेगुलर बेस में, चाहे हम आंवले का पी लें, चाहे हम भूरी आंवले का ले लें, या हम चिरायते का ले लें, चिरायते का अर्क भी मिल जाता है बना बनाया। तो ऐसी चीज़ों का अगर डेली बेस पे हम 1-1 चम्मच भी यूज़ करेंगे तो उससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा लिवर फंक्शन एकदम से हम इम्प्रूव करते हुए देखते हैं। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनका विदिन 5 डेज़ ही वो एकदम से उनकी बॉडी पीली पड़ी होती है, और 5 दिन के बाद आते हैं तो उनके फेस पे ग्लो आ रहा होता है, और वो खुद ही कह रहे होते हैं कि आपने हमें बचा लिया। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि जड़ी बूटियाँ जो हमारे आसपास ही लगी हुई हैं, जिनके सेवन से हम विदाउट बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट लिए बिना ही बच सकते हैं। जी डॉक्टर, ये तो बात हुई ट्रीटमेंट्स की, लेकिन अगर हम इसे बच्चों के साथ जोड़ें तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि उनको किस तरह का हमें क्योर देना चाहिए, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? देखिए, बच्चों को तो पहले ही मैं कहूँगी कि पहले तो उनको सही तरीके का रहन सहन सिखाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस ए तो होता ही तभी है अगर हम मलमूत्र के हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि उसी में ही हेपेटाइटिस ए का और ई का वायरस पाया जाता है। जी। तो उसमें अगर बच्चे अच्छे से हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने इन्फेक्टेड पर्सन की किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगाया, उनके खान पान में हाथ डाला है और उसके बाद उन्होंने अच्छे से हाथ साफ नहीं किए हैं, तो सबसे बेस्ट तो ये है कि अपना हाइजीन मेंटेन करें। हैंड्स रेगुलर में जब भी हम वॉशरूम यूज़ करते हैं तो अपना हाथ धोएं, और बॉइल्ड वाटर पिएं। पर्टिकुलरली रेनी सीजन में हमें साफ़ जल का सेवन करना चाहिए। और दूसरा, हमें जहाँ पे भी कटे हुए फल मिल रहे हैं उन्हें ऐसे इस्तेमाल ना करें। जब प्रोटेक्टेड फ्रूट है, अनकट फ्रूट है, या जिसका छिलका नहीं रिमूव किया हुआ, उसे प्रॉपरली वॉश करके तभी उसका सेवन करें। और बहुत ज़्यादा ओवर ऑयली फूड, जिसको डीप फ्राई किया गया, ऐसा फूड भी सेवन ना करें, क्योंकि उससे भी लिवर में बहुत टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। ओके डॉक्टर, अगर हम बात करें कि खुद से कैसे पता चल सकता है लीवर में हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम क्रॉनिकली फील कर रहे हैं कि हम थके थके से रहते हैं, बहुत सारे इवन बच्चे भी आते हैं कि हमें थकावट रहती है, बिना कुछ काम किए ही हम थके थके से और ढीले ढीले फील कर रहे हैं, या कभी हमारे को पेट में मीठा मीठा सा दर्द ही चलता रहता है, और पर्टिकुलरली कि राइट साइड में अगर हमें फील होता है तो उसको हम, वहाँ पे वो लिवर का ही स्थान होता है। अगर उस जगह पे हमें हैवीनेस या पेन हल्का हल्का फील होता रहता है तो हमें ज़रूर उसका जांच कराना चाहिए। और दूसरा कारण ये रहता है कि जी कच्चा रहता है। बहुत बच्चे आते हैं कि हम थोड़ा सा दूध पीते हैं और वॉमिटिंग आ जाती है। इवन बड़ों में भी देखा गया कि वो कहते हैं हमें पूरा दिन भूख ही नहीं लगती है, हमने सिर्फ आधा फुल्का खाया, या हमें वो भी नहीं खाया गया, उसके बाद भी हमें पेट में इतनी गैस बन गई या फारा हो गया। ऐसी बातें जब पेशेंट आके करता है तो हमें उसी वक्त समझ में आने लग जाता है कि इसकी लिवर में कुछ गड़बड़ है, और हम उसमें लिवर की जांच उन्हें ब्लड के थ्रू कह देते हैं कि ये करा लीजिए, या अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, जिसमें हमें पता चल जाता है कि लिवर फैटी हो रहा है या लिवर में स्वेलिंग आ रहा है। तो ये सिंपल से मेथड है कि हमें अगर जैसे ही अपना वेट लॉस लगने लगे, या भूख कम लगने लगे, या बिना काम किए ही थकावट लगने लगे, तो हमें अपना ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए। तो डॉक्टर, इसी के साथ अब चलते चलते मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी हमारे सुनने वालों के लिए। देखिए, आप जिस तरह से हम अपनी बॉडी के बाकी पार्ट्स का केयर करते हैं, जैसे कि स्किन और हेयर का, उसी तरह लिवर भी हमारा इंटरनल ऐसा ऑर्गन है जिसकी हमें बहुत केयर करनी चाहिए। और उसमें पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उससे उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल की वजह से भी लिवर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। वो बेचारा ऐसा ऑर्गन है जो अपने ऊपर ही सारा टॉक्सिन, जैसे कि शिवजी भगवान ने जहर पी लिया था, उस तरह लिवर हमारे अंदर का शिव भगवान है, और वो अपने ऊपर सारा जहर ले लेता है, और धीरे धीरे वो एक स्टेज पे आके बहुत बीमार पड़ जाता है कि हम उसे रिकवर करने में हमें इतना समय लग जाता है। इसलिए अगर हम पहले से ही ध्यान रखें और प्रॉपर मात्रा में इन चीज़ों का सेवन करें तो हम इससे ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। जी डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।